मुझे वाक्य याद आता है, महाराष्ट्र के अंदर ये वाक्य अक्सर प्रयोग होता है कि जब तिलक की डेथ हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत छोटी सी खबर लगाई अपने अखबार में। तो लोग, वहां के जो समाज के लोग थे, वो कहने लगे बाबा साहब आप इतने बड़े लीडर की खबर बड़ी छोटी सी आपने लगाई, इसका मतलब क्या हुआ? तो बाबा साहब ने कहा कि इनका हमारे आंदोलन के लिए इतना सा ही योगदान है और इसलिए हमने इतनी ही खबर लगाई है, ज्यादा बड़ी नहीं लगाई। तो साथियों, एक मान्यता और एक जो है बाबा साहब अम्बेडकर की अपनी दिशा। तीसरी बात, अगर आप गांधी, रानाडे और जिन्ना अगर आपने पढ़ा है, गांधी, रानाडे और जिन्ना में बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय की जो पत्रकारिता थी उसका संज्ञान लिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया कि गांधी और जो बाबा साहब के बीच का जो लड़ाई थी उसको किस प्रकार की, बाबा साहब का शब्द है हिंदूवादी प्रेस, किस तरह हिंदूवादी प्रेस जो है उसको उठाता था। और बाबा साहब का ये मानना था, उसके प्रीफेस में आप देखेंगे कि बाबा साहब कह रहे हैं गांधी, रानाडे, जिन्ना में कि यद्यपि हिंदूवादी प्रेस के पास मेरे खिलाफ कोई पुख्ता ऐसा आरोप नहीं है जिसको वह घता बताए या जिसको वो काटे, लेकिन उसका केवल एक कर्तव्य है कि वो, मैं जो भी बोलूंगा उसको वो क्रिटिसाइज करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जब अपने अंतिम समय में बात कर रहे थे, ये बात लिखी है कि नानक चंद्र रत्तू की किताब में ये बात पैदा हुई। उन्होंने कहा, मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो अकेले संघर्षों से प्राप्त किया है। वो इंग्लिश में किताब है कि whatever I have been achieved, I have been able to do with my own fight alone. I'm fighting alone. Abusers herald me from every side. हर तरफ गालियों की बौछार होती रही और सबसे ज्यादा गालियां मुझे इस हिंदूवादी प्रश्न ने दी है। अगर सचमुच हिंदूवादी प्रेस ने बाबा साहब को गालियां दी और उसके बाद भी बाबा साहब जो अर्जित कर पाए, मुझे लगता है यह भी अपने आप में एक उदाहरण है कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर किस प्रकार अपने आंदोलन में पत्रकारिता को एक मुख्य आधार मानते थे। पत्रकारिता केवल उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए नहीं बल्कि आंदोलन के अंदर एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया और उसी प्रकार आने वाली पीढ़ी के अंदर, चाहे वो मान्यवर कांशीराम रहे हों, उन्होंने प्रेस को मनवादी बताया और उन्होंने भी अपनी पत्रिकाएं जो है प्रकाशित करी। इस साथियों छोटे से संदर्भ के साथ मैं चाहूंगा कि अपने साथी पासवान जी आए और वह अपने इस मंच को संभालें। हम लोग का मंतव्य केवल इतना है कि बाबा साहब अम्बेडकर को केवल 14 अप्रैल को शाम को माला चढ़ा के याद न किया जाए। ये औपचारिकता बंद होकर के विश्वविद्यालय विधा में बाबा साहब अम्बेडकर को कैसे याद किया जाएगा, ये एक हम लोग जो है मुहिम चला रहे हैं और इसके लिए मैं अपनी वाइस चांसलर का भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। डॉक्टर अश्विनी कुमार सर हैं, डॉक्टर अश्विनी कुमार सर प्रोफेसर हैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में और बहुत ही अकादमिक दुनिया में भी और बाकी सामाजिक प्रतिबद्धता वाली दुनिया में भी डॉक्टर अश्विनी कुमार सर का बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर मुकेश कुमार मिरोठा जी जामिया में है, विज्ञापन जनसंचार पत्रकारिता के बहुत बेहतरीन निवेशक के रूप में मुकेश जी सम्मानित हैं। मुकेश जी के अनुभवों से हम लोग आज रूबरू होंगे। और अशोक दास जी दलित दस्तक और इनका वेब पोर्टल भी है और मीडिया के क्षेत्र में बहुत मजबूती से अपने दस्तक को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका ये निभा रहे हैं। और जैसा सर ने बताया कि बाबा साहब की पत्रकारिता की जो यात्रा थी मूक नायक से लेकर के प्रबुद्ध भारत तक,
तो भारत प्रबुद्ध कैसे बने, वो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के भरोसे न रहे, बल्कि प्रबुद्ध कैसे बने, इनलाइटमेंट इंडिया कैसे बने, उसी प्रयास को एक तरह से फलीभूत करने के लिए आज की हमारी ये छोटी सी संगोष्ठी है। तो मैं अधिक समय न लेते हुए मैं वक्ता के रूप में डॉक्टर अश्विनी कुमार सर को मैं बुलाऊंगा कि सर आप आएँ और अपने अनुभवों से हमें मार्गदर्शन दें। डॉक्टर अश्विनी कुमार सर। 2-3 लोगों से जो दलित साहित्य में और खासकर इधर जिन्होंने बाबा साहब की पत्रकारिता पे काम किया है, उनमें प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन, गंगाधर पंतावणे अश्मिता दर्श निकालते थे महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से। तो जब मैं अपना काम कर रहा था रिसर्च का, तो उनसे भी मैं मिला था, उनका इंटरव्यू मैंने लिया। बाद में कुछ 1-8 साल बाद उनका देहांत हो गया, बड़ा दुखद था। डॉक्टर तेज सिंह, कमल भारती, मोहनदास नैमिषराय, ये 4-5 नाम ऐसे हैं जिन्होंने बाबा साहब की पत्रकारिता पे बहुत मजबूती से काम किया है। हम खासकर कहें कि मैं उस परंपरा के बाद दूसरी या तीसरी परंपरा में आता हूँ जहाँ मैंने वो काम करना शुरू किया। तो हो सकता है कि बहुत कमियां हों या बहुत उसमें चीज़ें रहें, लेकिन ईमानदारी से काम करने की कोशिश करी है। तो एक चीज़ जो समझने की है कि वो दौर जब बाबा साहब काम करने शुरुआत कर रहे थे, और खासकर भारत में एक ऐसी जकड़ता जातिवाद की जो है कठोर, उसके बीच में काम करना, और बाबा साहब की बातों को सुना नहीं जा रहा था। उन्होंने उस आवाज को, जो वंचितों की आवाज थी, दबे कुचले लोगों की आवाज थी, एक बहुत बड़ा समूह जिसकी आवाज कोई जो है बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है या कोई बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। भारत का जो मीडिया है, उस मीडिया को लेकर जिस तरह की बातें हो रही थी, कब्जा जिस तरह का हो रहा था, आप देख सकते हैं कि पूरी मीडिया पर जो है, जिस तरह से प्रोफेसर विवेक कुमार जी ने कहा कि हिंदूवादी जो वर्चस्व है या वो कायम था, उसी को लेकर जो है बाबा साहब ने अपना जो कह सकते हैं कि जो दबी हुई आवाज में, या बाद में तो बहुत बुलंद आवाज में कहा कि हम जो कुछ करना चाहते हैं, हमारी आवाज कोई सुनता नहीं है और ना ही हमारी आवाज को जो है मीडिया जो है बताना चाहता है। इसीलिए जिस आर्टिकल का, जिस लेख का जिक्र यहाँ अभी जो विवेक कुमार जी ने जिक्र किया कि आज से 82 वर्ष पहले अर्थात 1943 में जो निबंध या जो छपा है रानाडे, गांधी और जिन्ना के नाम से, और उसमें उन्होंने लिखा है साफ साफ कि भारतीय पत्रकारिता की श्रवण मानसिकता का वास्तविक विकल्प अगर कुछ हो सकता है तो वो केवल दलित पत्रकारिता हो सकती है, या आज की भाषा में कहें तो अम्बेडकरवादी पत्रकारिता हो सकती है। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, और वहीं से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि किस तरह से इस निबंध को हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए। ये निबंध जो है बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, क्योंकि इस निबंध में बाबा साहब ने 3 चीजें जो हैं, बहुत संक्षेप में बता दूं कि 3 चीजों पर, बिंदुओं पर फोकस किया। पहली बात उन्होंने कहा कि भारतीय पत्रकारिता एक आज के समय में एक व्यवसाय है, और व्यवसाय से आगे बढ़कर वो जो है व्यापार बन गई है। पहला देखिए, मैं उसको, उस समय को आज के वर्तमान दौर से भी जोड़ने की कोशिश करूंगा, और आप भी उसको कोशिश करेंगे कि बाबा साहब 1943 में कह रहे हैं कि भारतीय पत्रकारिता हिंदूवादी पत्रकारिता है, और दूसरा कि वह व्यवसाय से आज व्यापार बन चुकी है। दूसरा, उसी निबंध में उन्होंने कहा कि भारत का पूरा मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतना नहीं था जितना आज काबिज है या जितना अपने उस बुलंदियों पर है। दूसरा, उसमें सारे के सारे नायक की बात करते हैं, नायक के लेकर ही बात करते हैं, अपने को नायक बनाए, किसी को नायक बना दिया। स्वाभाविक है, गांधी जी उसमें हैं
और गांधी जी पूरे मीडिया के क्षेत्र में जो है सभी के नायक बने हुए हैं। जिन्ना साहब हैं या रानाडे साहब हैं, उनको लेकर जो बात हो रही है। और तीसरा जो है, उन्होंने कहा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि देश में पहली बार पैसा संगठित रूप में शक्ति के रूप में पेश किया गया है 1943। और आज आप समझ सकते हैं, उससे अगर कंपेयर करें तो बहुत कुछ समानताएं हो सकती है। तो मीडिया की जो ताकत है, जो पत्रकारिता की जो ताकत है, बाबा साहब ने उसको बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया था, समझ लिया था कि अगर दलितों की, वंचितों की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की, अगर इनकी आवाज को बुलंद करना है तो हमें अपना मीडिया, अपनी पत्र, अपने पत्रिकाएं निकालनी होंगी। इसीलिए उन्होंने 1920 में जनवरी में मूक नायक निकाला। निबंध कब का है? 1943 में। इतने 20 साल के पीरियड में बाबा साहब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उन आंदोलनों के विषय में जो भारतीय पत्रकारिता है, अर्थात हिंदुत्ववादी पत्रकारिता है। मैं शब्द का प्रयोग करता हूं हिंदुत्व, हिंदू नहीं, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, दोनों के अंदर जो है। तो वहां वो हिंदुत्ववादी पत्रकारिता, जिसको शिवराज सिंह बेचैन जी कहते हैं पक्षपाती पत्रकारिता, पक्षपाती, कि इस देश की बड़ी आबादी जिसके बारे में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसको उसकी आवाज को बुलंद करना चाहिए और वो उसकी बात को, आवाज को बुलंद नहीं कर रहा। और तभी वो कहते हैं कि अब हमें अपना मीडिया निकालना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि धर्म को लेकर भी हिंदू धर्म से पलायन करके जो है बुद्धिज्म में गए, वहां भी कितना टाइम लिया, 1935 में कसम शपथ ली और 1956 में जाकर बुद्धिज्म अपनाया। उसी तरह से 1920 में मूक नायक निकालने के बाद से 1943 में अपनी पत्र निकाल अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इतना कोशिश करने के बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। दूसरा पत्र जो निकाला बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1927 में, चौथा समाज समता संघ 4 सितंबर 1927 में, समता 29 जून 1928 में, जनता 24 नवंबर 1930 में, और लास्ट में प्रबुद्ध भारत 14 अक्टूबर 1956 को, जिसका जनता का नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत कर दिया। बाबा साहब से तो थोड़ा पहले अगर देखें तो जो फूले साहब जो पत्र निकाल रहे थे, दीनबंधु, और उत्तर भारत में स्वामी अच्युतानंद, तो इनका पूरा जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। बस लास्ट में एक बात मैं कहूंगा कि पूरे भारत में बाबा साहब की पत्रकारिता से साहित्य भी प्रभावित हुआ, जिसको हम आज दलित साहित्य कहते हैं, और उनकी पत्रकारिता से समाज की राजनीति, समाज का सामाजिक और सांस्कृतिक जो आईना है वो भी बदला। इसलिए बाबा साहब की पत्रकारिता आज के समय में हमारे युवाओं को एक मिसाल के तौर पे वो मार्गदर्शन करती है। अगर वो नहीं होते तो भारत की आज की जो पत्रकारिता है, जिसमें अम्बेडकरवादी या दलित या जिनको हम कह सकते हैं वंचित महिलाएं जो आज बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, उसका मार्गदर्शन अगर कोई है तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। आपने मुझे सुना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मुझे ये अवसर दिया, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमोबुद्धाय। थैंक यू राजेश जी, आदरणीय शिवराज सिंह बेचैन सर, प्रोफेसर विवेक सर, और तमाम जो यहाँ पे साथी मित्र हैं और साथी वक्ता मित्र हैं, सबको जय भीम। 27 सितंबर को मैं याद करूंगा, 27 सितंबर 1951। इस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, और उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था इसको लेकर 10 अक्टूबर 1951 को उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, और उस स्टेटमेंट में अपने रेजिग्नेशन के 3 कारण उन्होंने बताए, और जो तीसरा कारण था वह उन्होंने हाल के जो मीडिया है, समाचार पत्र हैं, उनको बताया था।
उनका कहना था कि समाचार पत्र एक वर्ग के लिए पक्षपातपूर्ण और दूसरों के लिए पूर्वाग्रह रखते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि मैं इसी पूर्वाग्रह का शिकार हुआ। दरअसल जब वो पूर्वाग्रह की बात कर रहे थे तो उनका इशारा जो था वो जातीय पूर्वाग्रह की ओर था। और डॉक्टर अम्बेडकर के साथ यह पक्षपात तब हो रहा था जब वो देश के शीर्ष नेताओं में शुमार थे और उनकी बातें सिर्फ भारत से उनकी बातें बाहर भी कहीं सुनी जा रही थी जो वो कह रहे थे उसके बारे में। इसी तरह उन्होंने 31 जनवरी 1920 को मूक नायक के पहले संपादकीय में भी जो उन्होंने लिखा था उसमें भी उस पक्षपात का जिक्र किया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे कि बहिष्कृत समाज के हितों की रक्षा के लिए उनका अपना मीडिया होना चाहिए। और जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक पत्रकार के रूप में उनको याद कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो सिर्फ 29 साल की उम्र थी उनकी तकरीबन जब उन्होंने पहला पत्र मूक नायक निकाला था, सिर्फ 29 साल। तो सोचिए कि 29 साल की उम्र में उन्होंने समझ लिया था कि मुझे पत्र निकालना है और उसकी जरूरत क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूरा जीवन था वो 65 साल 7 महीने और 22 दिन का था। और इस पूरे अपनी जिंदगी में 36 वर्ष तक उन्होंने पत्रकारिता की थी। यह लेख विवेक सर ने भी लिखा था हमारे यहाँ, तो मुझे वो याद है, मैं सर को कोट करना चाहूंगा। तो इस दौरान 5 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया उन्होंने, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं और सर ने बताया भी अभी। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब मूक नायक निकाल रहे थे 29 साल की उम्र में, यह वह दौर था जब हमारे समाज के लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेशन लिटरेसी बहुत कम थी। फिर भी उनको जरूरत महसूस हुई कि समाचार पत्र निकालने चाहिए। वो किससे संवाद करना चाह रहे थे? एक तो अपने समाज के जो लोग भी पढ़े लिखे थे उनसे, और इसके अलावा उस दौर के जो लोग भी थे, चाहे भारत के लोग हों चाहे भारत के बाहर के लोग हों, जो पूरे आंदोलन को, जो भारत में मूवमेंट चल रहा था उसको देख रहे थे, उनसे भी संवाद करना चाह रहे थे। और अगर उन्होंने ये 5 पत्र नहीं निकाले होते तो उस दौर की तमाम बातें जो आज हम करते हैं, जिसका जिक्र करते हैं कि बाबा साहब ने ये कहा, ये लिखा, वो शायद करना संभव नहीं हो पाता। तो ये जो दस्तावेजीकरण है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका इंपॉर्टेंस मुझे पिछले दिनों तब समझ में आया जब मैं एक किताब पे काम कर रहा था। वो किताब सूरजपाल चौहान जी की थी। सूरजपाल चौहान जी ने जो कविताएं लिखी हैं उनका संपादन मैं कर रहा था। अभी बुक फेयर में हम लोग किताब लेके भी आए, और मैंने सोचा कि सूरजपाल जी के बारे में मुझे जो पता है या फिर उन्होंने जो लिखा है उसके अलावा मैं कुछ ढूंढूं। और आज के वक्त में कोई चीज जब हम ढूंढते हैं तो निश्चित तौर पे गूगल पे जाते हैं, और गूगल पे जब मैंने जाके सूरजपाल चौहान जी का नाम टाइप किया तो उसमें से जो 80% उनके बारे में निकल के आया, वो जो दलित दस्तक ने उनके बारे में लिखा था, पढ़ा था, उनसे जो संवाद किया था, वो निकल के आया। तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि ये कितना इंपॉर्टेंट काम है। मुझे खुद में भी अच्छा लगा कि हम लोग कितना इंपॉर्टेंट काम कर पा रहे हैं। कभी कभी हम लोग जो कर रहे होते हैं उसके बारे में हमें खुद पता नहीं होता। शुरू करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब आज मैं ये सोचता हूँ कि सूरजपाल चौहान नहीं है। अगर मैंने उनके बारे में वो नहीं कहा होता, नहीं लिखा होता, उनका 1.5 घंटे का इंटरव्यू नहीं किया होता, जो सिर्फ मैंने किया, संभवतः वीडियो इंटरव्यू जहां तक मुझे ध्यान है, तो फिर सूरजपाल चौहान अपने काम के साथ खत्म हो जाते हैं। उनका जिक्र बाद के लोग, आप लोगों में से अगर किसी को उनके बारे में शोध करना होता तो फिर आप लोग करते कैसे, मिलती कहां से चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस वक्त में इन तमाम बातों को, समय की परिस्थितियों को हमसे साझा कर रहे थे, क्योंकि वो दूरदर्शी थे। उनको पता था कि आज के दौर में जो हम लिख पढ़ रहे हैं वो बाद में भी वो इतिहास में दर्ज होगा। और कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि आप दलित दस्तक जो आपने निकाल रहे हैं, इसके बारे में आपको अभी नहीं पता चल रहा है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन जब आने वाले 50 साल के बाद लोग इस 10-15 सालों में दलित मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद उनके लिए दलित दस्तक और उस वक्त में जो लोग भी, जो साथी भी
अपनी पत्र पत्रिकाएं निकाल रहे थे, उनसे वो समझ पाएंगे कि इस 10 सालों में 20 सालों में भारत कैसा था और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो दलित समाज है, वंचित समाज है, वो भारत में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, उसका आंदोलन कैसे चल रहा था। तो ये इंपॉर्टेंस है पत्रिकाओं की। एक हमें यहाँ यह भी समझना होगा कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब तमाम चुनौतियां थी, पता है आर्थिक चुनौतियां थी, जो सबसे बड़ी चुनौती थी जो आज तक बनी हुई है उनके सामने थी, हम लोगों के सामने भी है, तभी वो उन्होंने क्यों सोचा कि पत्रकारिता निकालना जरूरी है। तो इसका उत्तर भी उन्होंने मूक नायक के जो प्रदेशांग था उसमें जो पंक्तियां लिखी शुरू में, उसमें हमें मिल जाता है। मूक नायक के प्रदेशांग की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर ने संत तुकाराम की इन पंक्तियों से की थी कि ये मैं तुकाराम जी को कोट करूंगा कि अभी मैं एक छाया धारण करके क्या करूं, अभी मैं एक छाया धारण करके क्या करूं, व्यर्थ तुमड़ी बजाकर क्या करूं, संसार में खामोश लोगों की कोई नहीं सुनता, अभी कोई लाज हित सार्थक नहीं। वह संत तुकाराम की उस बात को दोहरा रहे थे कि संसार में खामोश लोगों को कोई नहीं सुनता। तो पत्र पत्रिकाएं जो निकाला बाबा साहब ने, वो उस खामोशी में एक दस्तक थी, उस खामोशी को चीर रही थी और आज भी वो काम लगातार बदस्तूर जारी है। तो इसलिए जो लोग पत्र पत्रिकाएं निकाल सकते हैं वो निकालिए, जो नहीं निकाल सकते, वो जो लोग निकाल रहे हैं पत्र पत्रिकाएं, आजकल तो सोशल मूवमेंट है, सोशल मीडिया है, उनकी मदद करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मूक नायक प्रकाशित कर रहे थे तो वो दौर था जब देश में आजादी की लड़ाई, स्वराज का आंदोलन चल रहा था। लेकिन आप सबको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर का जो स्वराज को लेकर विमर्श था वो देश की आजादी तक सीमित नहीं था। वो देश की आजादी के बाद भी जो वंचित तबका है उसको कितनी आजादी मिल पाती है, वो उसको भी लगातार फोकस कर रहे थे। और उनका एक फोकस देश की आजादी के साथ यह भी था कि अछूतों को आखिर आजादी किस तरीके से मिलेगी, जिसको लेकर तमाम लोगों को क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन जैसा उन्होंने बताया भी अपने तमाम लेखों में, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर की बुनियादी लड़ाई एक अलग स्वाधीनता की लड़ाई थी और यह लड़ाई भारतीय समाज के सबसे अधिक पीड़ित वर्ग यानी अछूतों की मुक्ति की लड़ाई थी, जो वो अपने तमाम आंदोलनों के साथ साथ जो पत्रकारिता का आंदोलन है उससे भी लड़ रहे थे। मीडिया के व्यवसायीकरण की बात हो गई और वो आज भी मौजूद है। मीडिया तब भी इसी तरीके से काम करता था और मीडिया आज भी उसी तरीके से काम कर रहा है। मीडिया उद्योग ही है और कुछ लोग, कुछ वंचितों की जब खबरें कुछ अखबार, कुछ मीडिया ग्रुप दिखाते हैं तो हम सोचते हैं कि वो कुछ थोड़ा अलग हटके है, कुछ अखबारों का जिक्र होता है। लेकिन मीडिया आज नहीं, बहुत पहले एक उद्योग बन चुका था, क्योंकि मीडिया निकाला उद्योगपतियों ने था। तो एक आजादी की लड़ाई के बाद भी जिस तरीके से मीडिया चली, आज तो कैबिनेट रूप है। और जो हम बार बार कहते हैं कि मीडिया तब पक्षपाती था, मीडिया, मेरा मानना है कि वो हमेशा से पक्षपाती रहा है, तब भी था, आज भी था। खास तौर पे हम लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो वंचित तबका है, उसके लिए मीडिया हमेशा से पक्षपाती रहा है। देखिए, आज के दौर में भी आप अगर बात करेंगे तो दो तरह का मीडिया है। एक मुख्यधारा का मीडिया है कथित तौर पे, जो लगातार सत्ता के साथ रहता है, सत्ता चाहे जिसकी भी हो, कल किसी और पार्टी की थी उसके साथ था, आज किसी और पार्टी की सरकार है उसके साथ है, कल किसी और पार्टी की सरकार होगी उसके साथ है, क्योंकि वो बिना सत्ता के समर्थन के चल नहीं सकता। हाँ, कई बार क्या होता है कि जब मीडिया में बैठे हुए लोग और सत्ता में बैठे हुए लोग दोनों की सोच एक जैसी होती है, तब उसका एक अलग रूप देखने को मिलता है, जो आजकल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी दौर में एक दूसरे मीडिया के लोग हैं जिसको हम वैकल्पिक मीडिया कहते हैं, और हमें लगता है कि वो अच्छे हैं। दरअसल उनका जो काम है वैकल्पिक मीडिया के लोगों का, तमाम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं बड़े बड़े चैनलों को छोड़ के, उनके लिए अगर आप उनकी पत्रकारिता को देखेंगे तो लगता है कि अगर आज जो सरकार है, वर्तमान सरकार, अगर वो सरकार चली जाती है तो तमाम मसले सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं।
क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं और वहां पे वंचितों की जो स्थिति है, दलितों की, आदिवासियों की जो स्थिति है वो वैसे ही है। उनकी मुक्ति को लेके बात कोई नहीं कर रहा है। तो मीडिया, सरकार ये रहे या फिर कोई और रहे, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे कोई बात नहीं करता। लाइक जाति व्यवस्था पे कोई बात नहीं होती, जिस तरीके से हमारे रिजर्वेशन पे हमला हो रहा है, इस पे ना मुख्य धारा की मीडिया का बात करता है, ना वैकल्पिक मीडिया बात कर रही है। इसके अलावा और तमाम तरह के मसले हैं, सवाल हैं जिस पे बात नहीं होती। अब जब हम लोग अंबेडकरी पत्रकारिता की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता की बात करते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, हम लोगों ने 2020 में अंबेडकरी पत्रकारिता के 100 साल को सेलिब्रेट किया था। तमाम विवेक सर हैं, स्वराज सिंह बिचैन सर हैं, तमाम लोग गवाह थे उसके। और वो जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता थी, वो कब अंबेडकरी पत्रकारिता बन गई, वो उन्होंने जो शुरू किया था कि उनको ये वो जो सपना देखा था उन्होंने, ये कहीं ना कहीं एक उसी रूप में सामने आया। और जब मैं उस पे काम कर रहा था, अंबेडकरी पत्रकारिता के 100 साल पूरे हो रहे थे, तो हम लोग लगातार देश भर से मांग रहे थे कि किसने अपने अपने दौर में कब मैगजीन्स निकाली है, पत्रिकाएं निकाली हैं, उसके एडिटर कौन है। तो तमाम लोगों के बारे में जब हम लोगों ने इकट्ठा करना शुरू किया, तो तमाम चीजें इस किताब में दर्ज है जो हमने अभी पब्लिश करी है। हाँ सर, ये ऊपर ही। तो इसमें अंबेडकरी पत्रकारिता के 100 साल करके, तो इतने सारी पत्रिकाएं निकली देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में इतनी सारी पत्रिकाएं निकली थी और लोगों ने निकाली थी। वो एक जो चेन था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो पत्रिकाएं शुरू की, और बल्कि जब आप पूरे पत्रकारिता के इतिहास को पढ़ेंगे वंचित समाज के, तो आपको पता चलेगा कि उसके पहले भी लोगों ने पत्रिकाएं निकाली थी। हालांकि मूक नायक ने जो काम किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो लेगेसी है, उनका जो कद है, वहां से हम जानने लगे, समझने लगे और मानने लगे कि वहां से अंबेडकरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई, वंचितों की पत्रकारिता की शुरुआत। लेकिन उसके पहले भी तमाम लोगों ने पत्रिकाएं निकाली और उसके बाद में भी अलग अलग हिस्सों से, आगरा से, अच्युतानंद जी के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन जो बड़े नाम आप लोग जानते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने, वीटी राजशेखर जी का भी देहांत हुआ, उन्होंने बहुत लंबा काम किया। बाली जी, एल.आर. बाली जी अपने जीवन के आखिरी वक्त तक निकालते रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग हिस्सों में जो अम्बेडकरी आंदोलन है, जो वंचितों का इतिहास है, मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी का, उसको उन्होंने दर्ज किया है। तो वो जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो पत्रिकाएं हैं उसकी जरूरत क्या है। और जो एक बाबा साहब, मैं लास्ट मेरी लाइन है, मैं खत्म कर रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो पहला पत्र था मूक नायक, और जो लास्ट था प्रबुद्ध भारत। तो बाबा साहब ने अपने जीवन में मूक नायक से जो प्रबुद्ध भारत की यात्रा तय की, एक सवाल, बड़ा सवाल यहाँ पे आप सबके लिए है, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए भी है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि 14 अप्रैल को जो बहुत बड़ी भीड़ देश के अलग अलग हिस्सों में, गांव में उमड़ती है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए, वो ठीक 1 महीने बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रबुद्ध भारत के सपने तक क्यों नहीं आ पाती। उस भीड़ की 80% आबादी ठिठक के कहाँ रुक जाती है, क्यों रुक जाती है, उसके बारे में हम सबको आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम लोग मूक नायक से प्रबुद्ध भारत की यात्रा नहीं करेंगे, तब तक बहुत चीजें बदलेगी नहीं। बहुत शुक्रिया। जय। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और मैं इस विषय का कभी भी अपने आप को विशेषज्ञ नहीं समझता, मैं इस विषय का विद्यार्थी ही समझता हूँ। क्योंकि मैं, ये विषय ही ऐसा रहा है मेरे लिए कि मुझे इसमें लगातार सीखना पड़ा है। कुछ चीज़ें आज भी मैं आपसे सीख रहा था, और कुछ चीज़ें लगातार मैंने सीखी है। हाँ, ये बात है कि इसके लिए मैंने थोड़ी बहुत कुर्बानी दी। कुर्बानी वो ये दी कि इसी विश्वविद्यालय में मैंने 3 बार एंट्रेंस पास किया हिंदी में आने के लिए, एमफिल में, और 2 बार मैं साक्षात्कार में भी आया। लेकिन मेरी जिद थी कि मुझे कुछ
दलित पर करना है, कुछ बाबा साहब पर करना है। और यहाँ हमारे जो प्रोफेसर थे वो वामपंथी थे, बहुत ज़्यादा अतिरिक्त प्रगतिशील थे। उनकी प्रगतिशीलता में मेरे लिए कोई जगह नहीं बन पा रही थी और मुझे यहाँ दाखिला नहीं मिला। लेकिन दूसरे रास्ते से मुझे जगह मिल गई अपनी पत्नी की वजह से, फिर मुझे यहाँ और 19 नहीं 12 नहीं पहले हम रहे 100 नहीं, पहले 6 महीने फिर 12। 19 मुझे इसलिए याद आ गया कि मेरे दोस्त लोग रहते थे, तो मैं 19 में शादी से पहले भी यहाँ रहा था, इसलिए मैं 6 और 12। अब मैंने सबसे ज्यादा लाभ इस विश्वविद्यालय का उठाया, यहाँ के पुस्तकालय का, यहाँ के माहौल का, यहाँ के जो सेमिनार होते थे, यहाँ की बहसों में एक विद्यार्थी की तरह संजीदगी से चीज़ों को सुनने समझ काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा। ये मेरे लिए ट्रेनिंग सेंटर हुआ। और जैसा कि मित्र लोग बता रहे हैं, और बल्कि एक रमेश मीना हुआ करते थे हमारे समय में, हम 6 में रहते थे और वो 106 में रहते थे। तो मैं जो यहाँ पत्रकारों की पढ़ाई करता था, वो दरवाजे के बाहर रखता था निकाल के, तो वो ऊपर से देखा करते। तो उन्होंने अपने एक सेमिनार की जो स्मारका है उसमें उसको वर्णन किया। तो मैं चकित हुआ कि हाँ भाई, देखने वाले देखते रहते हैं कि कौन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पता नहीं कौन कौन संज्ञान लेता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को पढ़ते लिखते दिखाई पड़नी चाहिए क्या आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। उस समय जब मेरे जहन में ये काम आया, तो संयोग ये था कि मेरा संबंध उत्तर प्रदेश से था और चंदोसी में मैं वहाँ के अम्बेडकर विभाग संघ और दूसरे संगठनों में काम करता था। तो उस वजह से मैं क्या अखबार के लिए बड़े बड़े पत्र लिखा करता था। तो एक दिन संपादक ने मुझे बुलाया और कहा कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो आप ऐसा है कि आप अखबार के लिए कुछ काम करिए। तो मुझे चंदोसी देहात और उसका रिपोर्टर बना दिया और मैं विशेष संवाददाता के रूप में वहाँ काम करने लगा। उस दौरान मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुझे दलित पत्रकारिता पर PhD करनी। और समय ये आ गया कि 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न मिल गया। बाबा साहब को भारत रत्न मिलने से ये असर पड़ा कि उनकी रचनावली प्रकाशित होने लगी और उन्हीं में बाबा साहब के पत्र भी प्रकाशित हुए। और आप देखिए कि उस बाबा साहब के प्रकाशन के लिए सरकार ने जो प्राइवेट प्रकाशन है, यहाँ के बड़े बड़े प्रकाशन, उनको उनसे अप्रोच की थी और कोई तैयार नहीं हुआ है। इतना प्रकाशन की तरफ से बाबा साहब के विचारों का विरोध था। वो मैंने कहीं लिखा, ऐसा में लिखा हो कहीं, ऐसा उस समय हुआ। और एक बार मैंने प्रकाशकों के सामने भी ये बात कही कि जब बाबा साहब की मांग बढ़ गई, जब बाबा साहब में व्यवसाय दिखाई देने लगा, तब उन्होंने बाबा साहब को छापना शुरू किया और दलितों को छापना था फिर और ही मुश्किल बात। लेकिन उस घटना से बाबा साहब को भारत रत्न मिलने से और बाबा साहब की रचनावली प्रकाशित होने से हमें बहुत मदद हुई। मुझे 300 दलित पत्रिकाओं के पते ठिकाने मिले सोमनाथ छज्जी से। सोमनाथ छज्जी के पास में गया तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मेरा काम इस बात से नहीं चलेगा कि मैं बाबा साहब की पत्रकारिता का अध्ययन कर लूं, उसका असर क्या पड़ा है, उससे हमारे कितने पत्रकार पैदा हुए हैं, उसका विकास कैसे हुआ है। और मेरी सीमा है कि मैं हिंदी क्षेत्र में इसका अध्ययन करूं। तो उन 300 पत्रों का मुझे पता मिला। मैंने क्या किया, अपने सिनॉप्सिस और अपना एड्रेस वगैरह वो प्रकाशित उस पर टाइप कराया और छपवाया
और उसके 300 फोटोकॉपी निकलवा के मैंने सभी को भेजे। और इसलिए महानदी में ढेर सारे पत्र पत्रिकाएं 1990 से मेरे पास लगातार आने शुरू हुई। बहुत सी चीजें उसमें मुझे, अब मैं थोड़ा पीछे से जब अध्ययन की बात कर रहा हूँ, यहाँ कौशल्या वासंती रहा करती, और कौशल्या वासंती के साथ संयोग ये था कि जब 1942 में, जुलाई 1942 में जब बाबा साहब ने नागपुर में 3 सम्मेलन किए थे, विमेन कॉन्फ्रेंस और समता सैनिक कॉन्फ्रेंस और एक डिप्रेस क्लासेस का, तो उन्होंने मुझे उसकी रिपोर्ट पढ़ने को दी। और उसमें मैंने पाया कि किस तरह से बाबा साहब ने महिलाओं में काम किया, किस तरह से उन्होंने जोड़ा अपने छोटे छोटे पत्रकारों को। आप देखेंगे अगर मूक नायक आपने पढ़ा है तो मूक नायक के पहले पत्र में उन्होंने जो मराठी में मूक नायक से पहले दलित लोग जो पत्र निकाल रहे थे उसका इतिहास संक्षेप में दिया, और जो संकट आज तक हम महसूस कर रहे हैं कि कोई 1 साल चला है, कोई 2 साल चला है। बहिष्कृत भारत तो नाम का पत्र ऑलरेडी पहले प्रकाशित होता था, जो 1910 में बंद हो गया, उसका भी बाबा साहब ने हवाला दिया है। तो उन्होंने जब ये 1919 में जब उनका विचार बना के एक अखबार निकालना चाहिए, और क्यों निकालना चाहिए, इसलिए कि आपके आंदोलन की हो सकता है कोई अखबार सूचना दे दे, लेकिन आपके विचारों का संरक्षण कोई नहीं करेगा। आप कितना लंबा लंबा भाषण देंगे, कितने लंबे लंबे लेख लिखेंगे, अगर उनको प्रकाशन का अवसर नहीं मिलेगा, वो संगठित नहीं होंगे, जनता तक नहीं जाएंगे, तो आपका इतिहास नष्ट हो जाएगा। हमेशा आपके पास ऊर्जा इतनी नहीं रह सकती है कि आप उसे बनाए रहे। आपकी ऊर्जा संरक्षित होकर नई पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, तभी वो ज्ञान दूसरे के लिए ताकत बनता है। तो इसलिए उनके जहन में ये बात आई कि लोगों को संगठित करने के लिए, उनको को जागरूक करने के लिए अपना अखबार आवश्यक है, क्योंकि अपना संदेश कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। अखबार संदेश वाहक है, और संदेश जो हमारी लड़ाई है। एक बात देखिए कि उस समय जो केसरी के साथ उनका, अभी मराठा जी ने कहा, शायद उसके बारे में कहा था, केसरी की जो भूमिका के बारे में मैं आपको बताऊं, केसरी के समय केसरी का क्या नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उनका नारा था। और बाबा साहब ने कहा अस्पृश्यता समाप्त करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप देखिए कि अनटचेबिलिटी स्वराज के बराबर, अनटचेबिलिटी का जो एवोल्यूशन है या अनटचेबिलिटी का निवारण है, वो उनके लिए स्वराज प्राप्त करने जैसी बात है। और उस समय वो ये भी कहा बाबा साहब ने कि मुझे लगता नहीं कि 100 साल तक भी अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी, इसलिए आप लंबी लड़ाई की योजना बनाएं। ये नहीं है कि हम 10 साल में या 5 साल में इसको कर लेंगे। और 1919 में ही उन्होंने ये केसरी के लिए विज्ञापन की बात कही, क्योंकि बीच में तो तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। तिलक उस समय जीवित थे, और तिलक ने बाकायदा ये बात कही कि भाई हमारे पास आपके लिए स्थान नहीं है। तो फिर बाबा साहब ने दूसरी बार विज्ञापन का स्थान नाप कर उसके लिए पैसा भेजा कि अगर आप अपने सौजन्य से नहीं प्रकाशित करना चाहते हैं तो आप हम इसका मूल्य दे रहे हैं, और आप विज्ञापन, तब भी वो नहीं छापे। तो अब जब ये निकला तो ये सब आप लोगों को पता ही है कि इसकी फंडिंग की छत्रपति साहू महाराज, और जब तक वो कर पाए तब तक ही निकल पाया। आर्थिक समस्या जो लोग अखबार निकालते हैं, पत्रिकाएं निकालते हैं, वो समझ सकते हैं, क्योंकि जब कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होता है और मार्केट में उस तरह से चीजें नहीं जाती तो रिटर्न नहीं होता है, पैसा नहीं आ रहा होता, और वैचारिक चीजों को पहुंचाने के लिए आप अगर पैसा देखेंगे तो आप संदेश नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसके लिए किसी न किसी का योगदान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने, बाबा साहब ने खुद कहा कि हमारे लोग इसके लिए सहकारिता या चंदा की व्यवस्था करें।
और एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था बना के पत्रिका निकाले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति टूट जाएगा और संस्था अगर बना के आप निकालेंगे पत्रिकाएं तो ये चलती रह सकती है। अब देखिए, इसमें घटनाक्रम मैं और आपके सामने रखना चाहता हूँ, कई लोगों को इसके बारे में पता होगा कि तिलक और तिलक का बेटा श्रीधर बलवंत तिलक, श्रीधर बलवंत तिलक जो था वो डॉक्टर अंबेडकर के साथ खड़ा और वो अपने पिता से कहता है कि स्वराज की असली लड़ाई तो अंबेडकर लड़ रहे हैं, क्योंकि वो भारत में समता की बात कर रहे हैं, भारत में अस्पृश्यता के निवारण की बात कर रहे हैं, और जिनके लिए कर रहे हैं वो लोग भी भारतीय ही हैं, वो अंग्रेज नहीं है या कोई दूसरी देश के लोग नहीं है। तो अगर आप भारत की मुक्ति की बात कर रहे हैं तो जिन्हें आपने स्पष्ट कर दिया वो भारतीय ही तो है, वो कुछ और नहीं है। तो इसका असर क्या हुआ, उनको अखबार से निकाल दिया, अपने बेटे को तिलक ने अखबार से बेदखल कर दिया। और तिलक ने जो है बाबा साहब के आंदोलन में भागीदारी करना शुरू कर दी। लेकिन उस व्यक्ति, वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति था, उसने कुछ दिन काम करने के बाद और अपने पिता से लड़ने के बाद एक बहुत ही अनुचित सा चिंताजनक निर्णय किया कि उसने कहा मैं आत्महत्या करूंगा। घोषणा भी की और आत्महत्या की भी, और आत्महत्या करने से पहले एक विस्तृत पत्र बाबा साहब को लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं जो आप कहते हैं उससे सहमत हूं कि ये समस्या हल नहीं होने वाली है, तो जब हम हल नहीं कर सकते तो क्या करें। वो ईश्वरवादी व्यक्ति था, उसने कहा मैं अब जा रहा हूं और उसके चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे देश के लोगों को सद्बुद्धि दे, जो तब ये अस्पृश्यता को छोड़ेंगे, तब ये जाति भेद को जोड़ेंगे और तब मिलकर काम करेंगे। अब वो जो पत्र जो सुसाइड नोट था, उसको बाबा साहब उस दिन, जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की थी, बॉम्बे में किसी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो बाबा साहब ने लिखा है कि मैं जब बोल रहा था तो मेरे सामने मेरे सेक्रेटरी ने वो पत्र रखा और सबसे ऊपर उन्होंने लिखा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो एक दो नजर डाली और मैं सभा को छोड़कर पुणे वापस आ गया। और तब उन्होंने ये निर्णय किया था कि, और तभी उन्होंने कहा कि असली जो लोकनायक था वो तो ये लड़का था, ये युवा था जो हमारा साथी, और उन्होंने ये फैसला किया कि हम उसकी स्मृति को बनाए रखने के लिए अखबार निकालेंगे। तो ये जो समता अखबार है वो शुक्रवार को, जिस शुक्रवार को उन्होंने आत्महत्या की थी, हर शुक्रवार को निकालने का फैसला किया। तो उसका जो वीकली दिन पड़ता था वो शुक्रवार पड़ता। तो ये घटना बहुत लोगों ने दबा दी, और इसलिए भी दबा दी कि एक विद्रोह किया उसी स्वराज्यवादी के घर से जो अस्पृश्यता को कोई समस्या नहीं माना। तो खैर एक तो बात ये हुई। अब मूक नायक बंद हो गया, मूक नायक अधिक समय नहीं चल पाया, और ये भी एक दुखद हुआ कि जब बाबा साहब की रचनावली प्रकाशित करने का मौका मिला भारत से महाराष्ट्र सरकार को, तो बाकी अखबार तो कुछ मिले भी, लेकिन मूक नायक के पूरे अंक नहीं मिले। ये वसंत मून ने बड़ी दुख के साथ लिखा कि हमने पूरी कोशिश की लेकिन मूक नायक को संभाला नहीं जा सका। ये देखिए हमारे समाज की कैसी विडंबना है कि हम अपने साहित्य को, अपनी पत्रकारिता को संभाल नहीं पाते, क्योंकि बाबा साहब तो खुद आंदोलन में थे,
और घर की परिस्थितियां उनकी बहुत विकट थी, नहीं संभाल की गई चीजें, और संग्रहालय हमारे पास थे नहीं। तो आप ये बात समझ लीजिए कि आज हम खुश होते हैं कि हमने ये पत्रिका निकाली है या हमने ये किताब लिखी है, इसका संरक्षण कैसे होगा? अभी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जिसमें पूरा साहित्य नष्ट हो गया। मैं आपको ताजा एक घटना बताता हूँ। धर्मवीर के पास 4000 से अधिक किताबें, उनकी मृत्यु के बाद बोरे में भर कर उनकी बेटियों ने रद्दी में किताबें देखी। और जब वो बीमार थे तब मैं उनको कह रहा था कि ऐसा हो सकता, कोई समझता नहीं है तो क्या करेगा उनका। तो वो कह रहे थे कि वो मैं कहाँ दूं, किसको दूं। तो हमारे पास पुस्तकालयों की बहुत जरूरत है। अध्यापक या जो रुचि वाले लोग हैं उनके भी पता नहीं कि उनके बच्चे रुचि रखते हैं। मैंने अपने घर में लाइब्रेरी बना ली, मैं नहीं जानता मेरा बेटा मेरी बेटी उसको संभालेंगे। तो इसलिए बाबा साहब कहते थे कि सामाजिक संस्थाएं बनाओ। व्यक्तिगत आपकी हसरतें बहुत हो सकती हैं, आप कुर्बानी देने के लिए आप में मानता है, लेकिन आप अपने काम को दूर तक और देर तक समाज पर असर पड़े उसकी भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक बात तो मैं जो कहना चाहूंगा, ये जो समता नाम से हरिप्रसाद टमटा ने एक अखबार निकाला 1934 में। जब ये अखबार निकाला तो इन्होंने इसका उद्घाटन या लोकार्पण कराया महात्मा गांधी से अल्मोड़ा में। महात्मा गांधी ने उसका नाम देखते ही वो चकित हुए और वो समझ गए कि ये तो अंबेडकर का प्रभाव है। जानते थे कि अंबेडकर इस सोच के हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी तो हरिजन निकाला। तो हरिजन निकाला था, ये बात उसके बारे में हमको समझना चाहिए। अभी भी ये होता है कि भाई दलितों की बात कोई गैर दलित कह देगा। जैसा कि अभी एक इशारा किया था मीणा जी ने कि बहुत सारे क्रांतिकारी लोग जो हैं वो मीडिया में कहेंगे कि हम निष्पक्ष हैं और ये सरकार नहीं कर रही, वो सरकार नहीं कर रही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कैसे दलित और आदिवासियों को जगह दे रहे हैं? तो वो जो सवाल है उसको लेके ये चिंता करने की जरूरत है। तो समता के बारे में उन्होंने कहा कि हाँ हम डॉक्टर अंबेडकर के समता मूलक विचारों को मानते हैं। अब हरिजन की जब उन्होंने कहा कि जिस वक्त हरिजन निकला था, एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि 1920 में जब लोकनायक था तब यंग इंडिया निकालते थे गांधी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई गांधी जी ने पहले सोचा, पहले नहीं सोचा। गांधी जी में ये गुण हो सकता है कि उन्होंने अपने को मजबूरी में बदला, कई जगह बदला, कई जगह सीखे वो, लेकिन उनकी मौलिक चेतना जो है वो समतामूलक नहीं थी, वो पूरी वर्णवादी थी। उनकी चेतना पर जो दबाव पड़ा बाहर से, उसमें ये कह सकते हैं कि उतने जड़ नहीं रहे जितने कई लोग उसके बावजूद नहीं बदलते हैं। तो जो बदले और उन्होंने जब हरिजन निकाला तो उसमें एक छोटा सा पत्र बाबा साहब का प्रकाशित हुआ। मैंने एक स्टडी की है और वो मेरी थीसिस में उसका है समता और जनता का तुलनात्मक अध्ययन, और उसमें एक अलग भी मेरी किताब है समता जनता जो है। मुझे बता देना, हाँ कोई दिक्कत नहीं जब समय मुझे आइडिया नहीं होगा कहीं से। तो उसमें जो है बाबा साहब ने लिखा, गांधी जी ने कहा कि देखिए हम हरिजनों के लिए मीडिया लेकर आए। तो बाबा साहब ने कहा कि आप उसे स्वामी नहीं बना सकते तो कम से कम संपादक तो बनाइए। इसका आप हरिजन ही निकालना, चलिए निकालिए, लेकिन हरिजन को संपादक बनाइए। आप वैसे तो अगर उनके लिए कर रहे हैं तो आपको स्वामी बनाइए, उसको वो अखबार निकाले, आप फंडिंग कीजिए। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम उसको संपादक बनाइए। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा प्रायश्चित हमें करना है, दलितों को नहीं करना है। गुनहगार हम हैं तो हम प्रायश्चित करेंगे, इसलिए सारे काम हम ही करेंगे।
तो ये इस तरह के गांधी जी थे। अब मैं दलित पत्रों के बारे में और मराठी पत्रों के बारे में एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे गंगाधर पानतवड़े उसी लाइन से आए थे। उन्होंने मराठी दलित पत्रों पर बाबा साहब का क्या इम्पैक्ट था वो उनकी थीसिस का नाम था, और वही संयोग से हिंदी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो मेरी थीसिस थी। मेरी उनसे कई बार लंबी बातचीत हुई। उनकी पत्रिका के अंक मेरे पास अभी भी रखे, उस समय भी मैंने देखे थे। उन्होंने एक बात कही कि हमारे दैनिक पत्र या साप्ताहिक पत्रों में समाचार की बहुलता हो, ठीक है, लेकिन अगर हम मासिक, द्विमासिक और त्रैमासिक निकाल रहे हैं तो उसमें साहित्य को भी जगह होनी चाहिए। हमारी कहानी हमारे पत्रिका में नहीं छपेगी तो फिर वो कहाँ छपेगी? तो कहानी कभी, और अगर हमने साहित्य को महत्व नहीं दिया तो दूरगामी और देर तक असर करने वाला आपका समाचार नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे समाचारों, बहुत सारी घटनाओं से इंस्पायर होती है हमारी कहानी। तो ये भी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पत्रिकाएं साहित्य को भी स्थान दें। अब देखिए कि एक कवि को सुखदास जी ने ले लिया, तो आज कितने गर्व के साथ और कितने इस बात को महसूस किया कि उस कवि को उन्होंने बचा लिया। वो YouTube पर उपलब्ध है, और 2-4 को और ले लेते तो उन्हें भी जीवन मिल जाता। तो अब उनकी सीमाएं हैं, क्योंकि हमारे पत्रों के साथ बहुत सारा संकट है। 50 पेज की कहानी कहाँ से छापे हमारा, अगर पत्र में जगह ही इतनी कम है। तो फिर यह है कि कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं होनी चाहिए, कुछ समाचार प्रमुख पत्रिकाएं होनी चाहिए, और समग्रता में पत्रिकाएं अगर आ जाएं तो बहुत ज्यादा उपयोगी होंगी। लेकिन जैसा हमारे समाज के हालात हैं, जैसा हमारे देश के हालात हैं, उसमें ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने विचार का संरक्षण करें, जैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो वैचारिक मौलिकता है उसका संरक्षण करें। आप देखिए हमारे विवेक साहब कितना टीवी डिबेट में जाते हैं, कितने शुरू में हम भी जाते रहे, लेकिन हमने ये महसूस किया कि जो खास बात है वो गायब है, जो हम खास मैसेज देना चाहते हैं वो गायब है। बहुत बार मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊं। मैंने एक कहानी लिखी, रावण, और उस कहानी का अंत में घटनाक्रम ये था कि गांव से पीड़ित होकर वो लोग गांव छोड़ के दलित जा रहे हैं। अब जब गांव से जा रहे हैं तो राजेंद्र यादव ने क्या किया कि उस अंश को काट दिया और मुझे दिखाने को कहानी रख दी मेरे सामने कि देखो ये गांव से आप पलायन करा रहे हैं, ये हम काट रहे हैं, इसमें ये नहीं देंगे। तो हमने क्यों नहीं दोगे? तो उन्होंने कहा कि ऐसे अगर आप कहानियों में, कविताओं में कहोगे कि गांव छोड़ दिया गैर दलितों के उत्पीड़न से पीड़ित होके, तो फिर तो गांव खाली हो जाएंगे। तो हमने कहा असलियत तो यही है, गांव खाली हो रहे हैं, अब रोकना है तो आप उनको वहां संरक्षण की व्यवस्था कीजिए, उनके साथ न्याय कीजिए, वो तो खाली होंगे। तो ये तो सच्चाई है। तो फिर मेरे साथ दिनेश राम जी थे, मैंने दिनेश से कहा भाई क्या करें? दिनेश बोले कहानी उठा लो, मत छपा। मैं लेके आ गया और वहाँ केरला हाउस में धर्मवीर जी थे, कहीं चाय वाय पियेंगे वहां बैठ के। हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं कहानी वापस ले आया। तो उन्होंने कहा कि अगर अपनी बात कहनी है तो अपने पत्र निकालो, राजेंद्र यादव से या किसी और से क्यों उम्मीद करते? और अगर उनसे आपको जगह लेनी है तो काट देने दो उन्हें, जब आप अपनी किताब छपवाओ तो पूरी कहानी छाप देना और ये प्रसंग भी लिख देना। मैंने यही किया, वो कहानी उनको दे दी और उन्होंने छाप दी।
जब कहानी संग्रह आया तो मैंने ये बात भी लिख दी और पूरी कहानी छाप। तो खैर वो एक ईमानदार कथाकार थे तो उन्होंने दिखा दी। कई तो बात ही नहीं करते, काट छाट के आपका छाप के ही आपके सामने रखते, और आपकी मजबूरी है कि आप क्या करेंगे जब आपके पास कोई साधन नहीं है। तो इसलिए ये जो सेमिनार है, आज जो चर्चा हो रही है या बार बार हम करते हैं, उसका एक ही संदेश है, एक ही है कि कैसे भी हम मिलजुल के आपस में पैसा जोड़ के अपनी वैचारिक संपदा की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी चीजें, अच्छा विचार, और अच्छी चीजें अच्छा विचार क्या, वही हम नागरिक हैं, हम मनुष्य हैं, भारतीय हैं, समान अधिकार हमको मिलना चाहिए। कितनी दूर और कितनी देर हो गई हमको आजादी मिलने में, हमको स्वराज कहाँ है। जो रोजमर्रा की घटनाएं रोज बताती हैं, जैसे अभी बता रहे थे कि साथ में रिपोर्ट आती है, मैं तो मुझे रोज किसी न किसी अखबार में, 5-7 अखबार में हमेशा पढ़ता हूँ, किसी न किसी अखबार में ये घटना जरूर मिलेगी कि आज बलात्कार हो गया, आज जो है वो घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, आज उसको ये हो गया, वो हो गया। जो मानवाधिकार हनन के दृश्य हैं वो रोज आंखों के सामने उपस्थित होते हैं। और ये तो तब है जबकि बहुत कुछ सेंसर है। एक चीज तो अभी भी सेंसर है कि ये दलित मत लिखो भाई। एक व्यक्ति के साथ ये उत्पीड़न हुआ, दलित लिखने से अभी थाने में दर्ज मत करो जी कोई घटना। इससे ये फायदा होगा कि किसी भी प्रदेश की जब अपराधों के आंकड़े आएंगे तो उनमें कमी आ जाएगी। कमी दिखाओ, कमी करो मत। ये स्थिति हमारे देश में आज भी बनी हुई है। तो हमारी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि हम जो भी माध्यम अपनाएं, हम ये एहसास करा के रहें कि अभी गुलाम हैं, गुलामी से मुक्त नहीं है। जो गुलामी का एहसास करा देने की बात है। और आपको लगता है कि गुलाम कहने होते हम बुरे लगते हैं, तो आप बाहर से बहुत आजाद होते दिखिए, लेकिन अपने अंदर ये एहसास पाल के रखिए कि मेरी कौम, मेरा मुल्क, मेरा समाज, मेरा वर्ग अगर गुलाम है, पीड़ित है, तो मैं उसी का प्रतिनिधि हूँ। बाबा साहब सारी सुविधाएं सब कुछ पाते हुए वेल क्वालिफाइड व्यक्ति खड़े होकर कहते हैं कि मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गांधी आप नहीं, मैं भारत का अछूत। आप अछूत नहीं है, मैं अछूत हूं। और फिर वो प्रमाणित करते हैं। और आपने कुछ नहीं किया इनके लिए। बाकायदा किताब लिखते हैं गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। और वो जो मैंने कहा गांधी अपने को बदलते रहते हैं, तब मजबूर होकर उन्होंने ये करके दिखाया। इसीलिए हरिजन भारतीय भाषा में, अंग्रेजी में निकलता। बाबा साहब तो फिर भी मराठी में निकाल रहे थे अखबार। गांधी जी ने हरिजन अंग्रेजी में निकाला था, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों को दिखाना था। अंबेडकर कह रहे कुछ नहीं किया, हमने देखो ये किया। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। आपने मुझे सुना और बुलाया, कुछ बातें मैं कह पाया, और जनता का टुकड़ उसके मुख्य पृष्ठ में लोगों के रूप में टैगलाइन, जिसको हम पत्रकारिता की भाषा में कहते हैं, वो लाइन है, गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो तो वो विद्रोह करेगा। गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास। अब आप सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह के समाज के साथ लड़ाई कर रहे थे। मतलब ऐसा समुदाय, ऐसा वर्ग उनके समक्ष मौजूद था जो अपने आप को मानकर चल रहा था कि हम गुलाम। उस गुलामी का एहसास उनको नहीं था। अभी 1911, 21 या 31 की जनगणना को देखें तो भारत में हम देखते हैं कि उतनी साक्षरता नहीं है। लगभग शायद 31 में जो जनगणना हुई उसमें साक्षरता दर 9.5% के आसपास बताई जाती है। उसमें देखिए कि समुदाय के लोग कितने साक्षर हैं, पहली बात। दूसरी है कि उनके जो अखबार हैं वो सब मराठी भाषा में। तो क्या उनको ये लगता था कि हम मराठी भाषा के माध्यम से अपनी बात को इस पूरे वर्ग तक, जो पूरे भारत भर में फैला हुआ है, वहां तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे? क्या अनुवाद की कोई भूमिका वहां थी?
या केवल जहां मराठी बोली समझी जाती है केवल वहां तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जैसा अभी अशोक दास जी ने भी कहा कि बहुत सारे प्रेशर होते हैं अखबार निकालने के पीछे, आर्थिक कारण भी रहते हैं, तो मुझे लगता है सांस्कृतिक और धार्मिक कारण ज्यादा दबाव समूह का काम करते हैं कि आप ऐसे लोगों के सामने अपने समुदाय की परेशानियों को रखना चाह रहे हैं जो आपको सुनने तक को तैयार नहीं। उन शब्दों को पढ़ेगा कौन? जो कुछ आप अपनी पत्रकारिता में शामिल कर रहे हो, आप जैसे अभी अशोक जी ने भी बात की कि अभी तक 80% लोग हमारे ही समुदाय के उनकी पत्रकारिता से परिचित नहीं है, रूबरू नहीं हो पा रहे। आप कितनी किताबें लिखिए, कितने यूट्यूब चैनल चलाइए, अपने कितने ब्लॉग लिखिए, वेबसाइट बना लीजिए, पर वो सही बात है कि 14 अप्रैल से 14 मतलब 1 महीने का हम ऐसे ही एकात्मक भी ले रहे हैं, उसमें वो पूरा समुदाय, पूरी संख्या जो है आपको बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ काम करती हुई दिखाई देगी। मीडिया प्रबुद्ध लोगों के बीच एक राय बनाने का काम हमेशा से करता रहा है, और जब बाबा साहब अम्बेडकर पर बीच बीच में बहुत सारे प्रश्न राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे लोगों द्वारा उठाने की कोशिश हुई, तो उसमें अपनी बात कहाँ रखें, कैसे रखें। किताबें तो देर से छपती हैं, कम लोगों तक जाती हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से बातें जल्दी पहुंचती हैं, और उससे एक तरफ जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल लोग हैं उन तक बात पहुंचती है, अंग्रेजों तक बात पहुंच रही थी, और साथ ही वंचित समूहों के शिक्षित लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाना। आज बड़ा आसान है, आज हम कोई भी गैदरिंग करते हैं और व्हाट्सएप में मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं, उससे एक गैदरिंग हो जाती है। लेकिन उस वक्त आंदोलन चलाना और आंदोलन में संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाना और संदेश के पीछे के मोटिव को समझाना, खासतौर पर जब मैं देख रहा था बाबा साहब अम्बेडकर की पत्रकारिता को, तो इसमें सबसे लंबे समय तक जनता द पीपल चला, और उसमें ऐसा लगता है कि उसकी पुरानी फाइलें मिल जाएं, कुछ फाइलें मुझे इंटरनेट पे मिली, तो बाबा साहब अम्बेडकर दूसरे मोर्चों पर जो काम कर रहे थे, जाति मुक्ति के लिए जो काम कर रहे थे, तो उस वक्त हर घटना पर उनका क्या स्टैंड था, वो घटना कैसे घट रही थी। खासतौर पर उस दौरान घटी सबसे बड़ी घटना पूना पैक्ट। पूना पैक्ट एक ऐसा मसला आ गया जिसमें समाज को भी संबोधित करना है, और जो लोग महात्मा गांधी के साथ खड़े हुए हैं उन लोगों को भी संबोधित करना है, हमारे सवालों को मजबूती से रखना है। तो एक बड़ी जटिल और संवेदनशील स्थिति, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को जो संबोधित किया, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ करके और सीटें आरक्षित करने के सवाल पर आना, तो उसमें सबको साथ में लेना पड़ेगा। तो उसको लेकर उन्होंने जो लिखा, जो उन्होंने फैसला कर लिया, पूना पैक्ट हो गया, उन्होंने लिखा जनता में कि अगर हिंदू समाज वास्तव में एकता चाहता है, गांधी जी बार बार हिंदू समाज की एकता की बात कर रहे थे, वास्तव में एकता चाहता है तो उसे जाति की बेड़ियों को तोड़ना होगा। पूना पैक्ट एक परीक्षा है कि क्या वे दलितों के साथ सच में बराबरी करेंगे, और आगे वो चेतावनी भी देते हैं कि अगर जैसा आप लोगों ने वादा किया है दलितों को वो अधिकार नहीं मिले तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये मैसेज गांधी जी और उनके अनुयायियों के लिए है, ब्रिटिश सरकार के लिए है, और साथ ही साथ अपने समाज को एकजुट करने के लिए है। उन्होंने कहा कि जो मिला है, जितनी सीटें मिली हैं, उन पर अब हमको मजबूती से लड़ना होगा, अपना प्रतिनिधित्व कायम करना होगा। ये आप सोचिए कि कितने कम संसाधनों में उस वक्त उन्होंने 5-5 पत्रों का संपादन किया और सफलतापूर्वक उनको चलाया। ये अपने आप में हम लोगों के लिए एक आदर्श की स्थिति है कि हम उससे सीखे, एक प्रेरणा की स्थिति है। राजेश जी जैसे कह रहे थे कि हमने आदिवासी साहित्य नाम से पत्रिका निकालना शुरू किया, लेकिन 2.5-3 साल से ज्यादा नहीं चला सके। बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, और दलित दस्तक इतने दिनों तक चलता रहा है,
और बहुत सारे बहुजनों की पत्रिकाएं हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से हम ये सीख सकते हैं कि अगर खुद हम सफलतापूर्वक पत्र पत्रिकाएं नहीं निकाल सकते तो जो साथी निकाल रहे हैं उनके साथ खड़े हों।